In this lecture, we will discuss the equivalence of Kelvin-Planck and Clausius statement. Equivalence का मतलब है कि कैसे ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, वो दोनों एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्विवेलेंट दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सही है तो क्लॉसियस भी सही है, और क्लॉसियस सही है तो केल्विन प्लैंक भी सही है। या फिर अगर केल्विन प्लैंक सही नहीं है तो क्लॉसियस भी सही नहीं होगा, और अगर क्लॉसियस सही नहीं है तो केल्विन प्लैंक भी सही नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर एक सही नहीं होगा तो दूसरा भी सही नहीं होगा, और अगर एक सही है तो दूसरा भी सही है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अगर केल्विन प्लैंक अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट गलत है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या एज्यूम करते हैं, गलत होने का क्या मतलब है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हम पहले देखते हैं, पहले हम एज्यूम करते हैं वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करेंगे कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट गलत है, और कंक्लूजन निकल के आएगा कि भाई अगर क्लॉसियस गलत था तो केल्विन प्लैंक भी गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट अस कंसीडर ए साइकिल हीट पंप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की, हम क्लॉसियस से स्टार्ट करेंगे। और क्लॉसियस स्टेटमेंट देता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कंज्यूमिंग मशीन्स, आइदर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, कुछ भी ले सकते हैं। या तो हम रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हीट पंप भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वी विल कंसीडर ए हीट पंप विच ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर to a high temperature reservoir with no other effect. What is the statement of Clausius statement? It is impossible to construct a machine which is operating in a cycle and which can transfer the heat from low temperature to high temperature without any other effect. ठीक है, तो ये हम बात को सही मान लेते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है कि हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो साइकिल में ऑपरेट करते हुए बिना वर्क ट्रांसफर के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर दे। लेकिन हम इसको सही मान लेते हैं कि भाई हम ऐसी मशीन अगर बना लेते हैं, इसका वायलेशन करना है ना हमें, तो इसका वायलेशन क्या होगा कि इसका वायलेशन यही होगा कि बिना वर्क के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो रिजर्वायर ले लिए, दो रिजर्वायर, एक रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 जिसको हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर, या फिर सिंक, या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं सिंक, और दूसरा जो है वो T1 टेम्परेचर पे है, इसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या फिर सोर्स। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बोल सकते हैं या फिर सोर्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और T2 क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों की कंडीशन देखें तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ये हमने एज्यूम किया है, T2 इज लेस देन T1। T2 कम टेम्परेचर है, T1 ज़्यादा टेम्परेचर है, और हमने एक ऐसी मशीन मान ली, एक ऐसा हीट पंप ले लिया जो कि बिना किसी वर्क के, W=0, कोई भी वर्क कंज्यूम नहीं कर रहा, बट फिर भी ये हीट ट्रांसफर कर रहा है लो टेम्परेचर T2 से हाई टेम्परेचर T1 में। ठीक है, अब देखिए अगर वर्क 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, Q1 यहाँ से लेगा और Q1 ही आगे देगा, क्योंकि भाई तभी तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए W=0 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dQ=dW, और dW 0 है तो dQ भी तो 0 होगा ना, और dQ 0 का कैसे होगा, जब Q1 - Q1 होगा। ये है हीट एडेड टू द सिस्टम, दिस इज हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम। तो नेट कितना हो गया, Q1 - Q1 0। तो Q1 हीट ये T2 टेम्परेचर से यानी कि लो टेम्परेचर से ले रहा है, और बिना किसी वर्क के
ये सारी की सारी जो हीट है वो T1 को ट्रांसफर कर रहा है। T1 इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो हमने क्या एज्यूम किया है? वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। और हम पहुंच जाएंगे, इससे कंक्लूजन हम निकालेंगे कि अगर ये वायलेशन क्लॉसियस स्टेटमेंट का सही है तो फिर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन भी सही हो जाएगा, या फिर अगर ये वायलेट कर रहा है तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी वायलेट कर रहा है। देखिए कैसे। तो हमने क्या किया, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर करने के लिए एक हीट पंप ले लिया। बिना किसी वर्क के ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर ये बिना किसी वर्क के, कोई अदर इफेक्ट है ही नहीं, कोई अदर टाइप का एनर्जी ट्रांसफर है ही नहीं, तो एनर्जी का नेदर बी ग्रेटेड नॉर बी लेस टू, जितनी एनर्जी ये यहाँ से कंज्यूम करेगा उतनी यहाँ पे प्रोड्यूस भी करेगा। तो अगर Q1 यहाँ से कंज्यूम करेगा तो Q1 यहाँ को ट्रांसफर भी करेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि ये जो एनर्जी या फिर हीट Q1 इस हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर ना करके इस Q1 को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एक हीट इंजन के साथ। तो हमने क्या किया, ये वाला जो रिजर्वायर था इसका काम खत्म कर दिया, और यहाँ से ये हीट पंप Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और Q1 ही ये ट्रांसफर भी कर रहा था हाई टेम्परेचर को। तो हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हटाओ, और ये जो Q1 हीट हाई टेम्परेचर को दे रहा था वो डायरेक्टली हम किसी हीट इंजन को दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस हीट इंजन को मिलेगी, और ये हीट इंजन इसमें से वर्क प्रोड्यूस करेगा। भाई हीट इंजन ये तो करता है, हीट जितनी उसको मिल रही है उसका कुछ परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो हीट बचती है वो एक रिजर्वायर को ट्रांसफर कर देता है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको मिल गई, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट में से इसने जितनी इसकी एफिशिएंसी होगी उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया, यहाँ पे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और जितनी हीट बची बाकी की जो हीट है वो सिंक में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब अगर हम इसको पूरे को कंबाइंडली देखते हैं, तो ये वाला जो रिजर्वायर था हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तो हमने हटा दिया। अब हीट पंप क्या कर रहा है, इस एक टेम्परेचर से हीट ले रहा है लो टेम्परेचर से, और जितनी हीट यहाँ से ये ले रहा है वो पूरी की पूरी हीट दे रहा है एक हीट इंजन को, और वो हीट इंजन इसमें से वर्क कन्वर्ट कर रहा है। जितनी भी इसकी एफिशिएंसी, अगर 60% है तो उसमें से 60% कन्वर्ट कर देगा, 40% एफिशिएंसी है तो 40% कन्वर्ट कर देगा, और बाकी की जो बची हुई है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे रहा है। क्योंकि अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है तो भाई लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे सकता है ना, हाई को तो नहीं दे सकता। इसका मतलब हम इसको कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखें तो कंबाइंड इफेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में वर्क मिल रहा है, डब्ल्यू नेट वर्क मिल रहा है हमें, और रिजर्वायर कितने हैं, एक, एंड और दूसरा है ही नहीं कोई, तो एक ही रिजर्वायर है, और एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके ये हीट इंजन या फिर ये कंबाइंड मशीन ये वर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो भाई केल्विन प्लांक स्टेटमेंट तो कह रहा था कि नहीं, ऐसा कोई डिवाइस आप बना ही नहीं सकते जो एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके और वर्क में उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, पावर आउटपुट मिल जाए आपको, वर्क आउटपुट मिल जाए। लेकिन ये जो डिवाइस है, कौन सा डिवाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ हीट पंप एंड हीट इंजन, ये जो डिवाइस है ये एक ही रिजर्वायर से हीट लेके और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। एक हीट पंप है जो यहाँ से Q1 हीट ले रहा है, वो हीट इंजन को दे रहा है, और उस हीट इंजन, ये वाला हीट इंजन क्या कर रहा है, उसी Q1 में से डब्ल्यू नेट वर्क कन्वर्ट कर रहा है और बाकी इसी सिंक को दे रहा है। मतलब 100 किलो जूल हीट अगर ये यहाँ से ले रहा है तो 100 हीट इंजन को दे रहा है, और उस 100 में से 60 ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी 40 वापस इसी को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट के वॉयलेशन से हमने कोई ऐसा डिवाइस बना लिया जो बिना किसी वर्क इनपुट के हीट एक्सट्रैक्ट करके लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे दे सकता है, तो फिर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के हिसाब से एक ऐसा डिवाइस भी बन सकता है जो एक ही
रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके वर्क में उसको कन्वर्ट कर सके। और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, सपोज ये बिना किसी वर्क के हीट नहीं दे सकता, तो यहाँ पे हमें वर्क की कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, सपोज 60 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पे ये दे रहा है 100, तो यहाँ से कितनी लेगा, यहाँ से 40 लेगा। मतलब ये जो हीट पंप है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हीट पंप जो है वो यहाँ से 40 किलो जूल हीट लेगा, 60 किलो जूल हम इस पे वर्क करेंगे, तब जाके ये 100 किलो जूल इस टेम्परेचर को देगा, इस रिजर्वायर को देगा। अब हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इस हीट इंजन। तो ये जो हीट इंजन है वो इस 100 में से 60 को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 60 यहाँ से 60 को कन्वर्ट कर देगा, बाकी 40 इधर दे देगा, और यही वाली जो 60 है वो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब कुछ निकला ही नहीं, आउटपुट कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अब तो एक ही रिजर्वायर है ना, दूसरा तो हमने अभी भी हटा दिया, तो फिर ये भी तो गलत हो गया ना कि वर्क तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, जितना 60 यहाँ से मिल रहा है वो तो यही कंज्यूम कर रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क तो कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब एक ही रिजर्वायर अगर रहेगा तो एक्सटर्नल वर्क कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉयलेट करेगा तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी वॉयलेट करेगा। अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो वॉयलेशन है वो सही है, हम ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं, तो फिर ऐसा हीट इंजन भी बन सकता है कि वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट करे। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो क्लॉसियस का भी होगा। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, हम केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट से हमने शुरू किया, वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट हमने लिया, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉयलेट कर रहा है तो केल्विन प्लांक भी वॉयलेट करेगा। अब इसको हम रिवर्स कंडीशन में लेके जाते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट वॉयलेट कर रहा है तो फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वॉयलेट करेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले था कि अगर क्लॉसियस वॉयलेट कर रहा है तो केल्विन प्लांक भी वॉयलेट करेगा। अब हम इसको देखेंगे, अगर अगर केल्विन प्लांक वॉयलेट कर रहा है तो क्लॉसियस भी करेगा। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का जो वॉयलेशन होता है वो क्या होता है, PMM2 होता है। इसका मतलब हम एक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड यानी कि PMM2 को कंसीडर करते हैं, और इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर PMM2 पॉसिबल है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का वॉयलेशन भी पॉसिबल है। हम ऐसा कोई डिवाइस बना सकते हैं जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे बिना किसी वर्क के हीट ट्रांसफर कर सके। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक PMM2 कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए PMM2 क्या होती है, जो एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके वर्क प्रोड्यूस कर सके। तो हमने क्या किया, एक रिजर्वायर लिया T1, ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो T1 क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, T1 इज हायर देन द T2। और T2 क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। T2 क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक रिजर्वायर कंसीडर किया एट टेम्परेचर T1, दिस इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और एक हीट इंजन लिया या फिर एक PMM2 एक ऐसी मशीन ली जो यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है और वर्क प्रोड्यूस कर रही है विदाउट हैविंग एनी इंटरेक्शन विद द सेकंड रिजर्वायर। तो सेकंड रिजर्वायर से इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अगर सेकंड रिजर्वायर से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है तो फिर इसका मतलब कि Q2 जो हीट ये हम ले रहे हैं वो जीरो है। अगर Q2 जीरो है तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तो बराबर होते हैं साइकिल, और हम तो वही डिवाइस कंसिडर करते हैं जो साइकिल में ऑपरेट कर रहा हो, ये तो पहली कंडीशन है। तो पूरी साइकिल में जो हीट ट्रांसफर है और वर्क ट्रांसफर है बराबर होंगे। हीट ट्रांसफर कितना है, W1, वर्क ट्रांसफर सॉरी हीट ट्रांसफर कितना है, Q1, और वर्क ट्रांसफर कितना है, W। इसका मतलब कि Q1 और W वो बराबर हो जाएंगे। जितनी हीट ये यहाँ से ले रहा है उतना ही वर्क में भी कन्वर्ट कर देगा। तो हमने एक ऐसा डिवाइस यानी कि PMM2 एज्यूम कर ली जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही है W। ठीक है, अब ये जो W है वो Q1 के बराबर भी है। W किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे,
दो टेम्परेचर, दो थर्मल रिजर्वायर्स के बीच में एक हीट पंप को कंसीडर कर लेंगे। रेफ्रिजरेटर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक हीट पंप को कंसीडर कर लिया हमने, और वो हीट पंप इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करके Q1 अमाउंट ऑफ हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसा एक हीट पंप हमने कंसीडर किया जो यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेके और Q1 अमाउंट ऑफ हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर कर। इसका मतलब एक ऐसा हीट पंप हमने एज्यूम किया जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर कर रहा है। अब ऐसे डिवाइस के लिए तो वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो वर्क हमने इसको कहाँ से प्रोवाइड किया? ये वाला जो PMM2 वर्क मशीन थी, वो जो वर्क प्रोड्यूस कर रही थी, उस वर्क से हमने ये हीट पंप चला लिया। अब इस हीट पंप को वर्क भी मिल गया और ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भी ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो वॉयलेशन था वो सही है, यानी कि हमने एक ऐसी मशीन बना ली। अगर हम इसको कंबाइंडली, इसका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या है? हम बाहर से कुछ वर्क लेके आए क्या? नहीं लेके आए ना, लेकिन हमने फिर भी इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर ली। इसका मतलब ये जो कंबाइंड मशीन है, दिस कंबाइंड मशीन इज द वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड नहीं किया गया। एक मशीन लगाई हमने जो एक ही रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है और वर्क प्रोड्यूस कर रही है, और उसी वर्क से हमने एक दूसरी मशीन चला दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों मशीन का, इनका इफेक्ट क्या है कि बाहर से हमने कोई भी वर्क नहीं लिया और एक ऐसी मशीन बना ली जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट PMM2 पॉसिबल है, ऐसी कोई मशीन हम बना सकते हैं जो एक ही रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही है, तो फिर ऐसा हीट पंप भी बन सकता है जो उसी की एनर्जी को यूज करके लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर कर सके। लेकिन PMM2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो सही है तो फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट भी सही है, और अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सही नहीं है तो फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर एक सही है तो दूसरा भी सही है, और दूसरा अगर एक वॉयलेट कर रहा है तो दूसरा भी वॉयलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल इज ए थ्योरेटिकल साइकिल। एट प्रेजेंट नो डिवाइस एंड नो इंजन इज वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल। तो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल साइकिल है। आप इससे समझ सकते हैं कि एक साइकिल पे कोई डिवाइस साइकिल में कैसे ऑपरेट कर सकता है किसी साइकिल में, बट कुछ डिफिकल्टीज की वजह से कार्नोट साइकिल पे कोई भी डिवाइस या कोई भी इंजन वर्क नहीं कर सकता। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है? तो कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल इज ए क्लोज्ड साइकिल। क्लोज साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे, वैसे तो साइकिल की डेफिनेशन ही यही है कि जहां से स्टार्ट करते हैं उसका एंड पॉइंट भी वहीं पे आता है, तो क्लोज साइकिल। तो क्लोज का मतलब यह है कि जहां से स्टार्ट करेंगे वो वहीं पे जाके खत्म हो जाएगी। अब वहां से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो वापस आने के लिए हमें 4 प्रोसेस इसमें लगेंगे। मींस कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। ठीक है, उन 4 में से जो 2 प्रोसेस हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, और जो 2 प्रोसेस हैं बाकी के बचे हुए वो एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब कार्नोट साइकिल में क्लोज साइकिल है, टोटल 4 प्रोसेस हैं, उन 4 में से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। ठीक है, और चारों के चारों जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। चारों के चारों जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं वो भी रिवर्सिबल हैं, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब पूरी की जो पूरी साइकिल है वो रिवर्सिबल है,
क्योंकि 4 प्रोसेस हैं उसमें और चारों रिवर्सेबल हैं, इसका मतलब पूरी साइकिल क्या है, रिवर्सेबल। ठीक है, अब देखिए, अब इस साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। तो कैसे ये साइकिल जो है वो ऑपरेट होती है, तो पहले हम इसका देखते हैं पीवी डायग्राम। तो 4 प्रोसेस हैं, 1 पॉइंट से हम जब स्टार्ट करेंगे तो जो पहला प्रोसेस होगा, प्रोसेस 1 2 रिवर्सिबल, मैंने बताया चारों प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं, 4 प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा पहला जो प्रोसेस होगा, दैट विल बी द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो पहला जो प्रोसेस है 1 2, दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, इस प्रोसेस में हीट एडिशन होगा, मतलब जो डिवाइस है एक हाई टेम्परेचर सोर्स से या एक हॉट रिजर्वायर से, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से या फिर एक सोर्स से हीट ऐड हो जाएगी उस डिवाइस के अंदर या फिर उस इंजन के अंदर। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 1 2 प्रोसेस में सिर्फ हीट ऐड होगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, तो अभी साइकिल कंप्लीट नहीं, अभी सिर्फ एक प्रोसेस हुआ है और इस प्रोसेस में सिर्फ हीट ऐड हुई है एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से, कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट ऐड हुई है, एक हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट ऐड हुई है इंजन के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर। दूसरा प्रोसेस 2 3 क्या है, 2 3 प्रोसेस 2 3 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के बाद एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। पहले वाले प्रोसेस में कुछ भी वर्क ट्रांसफर नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि उस प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस प्रोसेस में क्या हो रहा था, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही थी, और कहाँ से हो रही थी, सोर्स से सिस्टम में। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर हुआ। अब इस वाले प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर चाह के भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सिस्टम है या जो इंजन है वो वर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में ये होगा। अब प्रोसेस 3 4 जो है वो फिर से रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए वर्क यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन, यानी कि दूसरा एक सिंक है और जो इंजन है बाकी जो भाई वर्क प्रोड्यूस उसने कर दिया, यहाँ पे सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस कर दिया इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसमें तो कोई हीट ट्रांसफर होता नहीं है एडियाबैटिक में। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेगा, वर्क प्रोड्यूस करने के बाद वो बाकी की जो बची हुई हीट है उसको ट्रांसफर कर देगा सिंक पे। तो जो तीसरा प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या करेगा, वो हीट को रिजेक्ट कर देगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स या एक लो टेम्परेचर सोर्स सिंक में, उस हीट बाकी की जो बची हुई हीट है उसको ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद आखिरी प्रोसेस 4 1, प्रोसेस 1 2 2 3 3 4, और 3 4 के बाद जो चौथा प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस में वो वापस लौट जाएगा इनिशियल स्टेट में। तो फोर्थ प्रोसेस विल बी 4 1। ये फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि मैंने बताया 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लास्ट जो प्रोसेस है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस, चारों प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इस प्रोसेस में सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, नेट हीट ट्रांसफर देखिए, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, रिजेक्टेड टू द सिस्टम इज नेगेटिव। एडेड किस में हुई, 1 2 में, रिजेक्ट किस में हुई, 3 4 में। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना हो गया, Q12 Q12 माइनस Q34। तो ये तो हो गया नेट हीट ट्रांसफर। भाई सिस्टम में ऐड हुई वो पॉजिटिव और जो सिस्टम से बाहर निकली वो नेगेटिव। तो नेट हीट ट्रांसफर Q12 ऐड हुई 1 2 में, रिजेक्ट हुई 3 4 में, तो Q12 माइनस Q34। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है 2 3 में और ऑन द सिस्टम है 4 1 में, यानी कि 2 3 में पॉजिटिव होगा और 4 1 में निगेटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, W
2 3 में जो होगा वो पॉजिटिव होगा 2 3, और 4 1 में जो होगा वो निगेटिव होगा, तो W4 1। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द नेट हीट ट्रांसफर एंड दिस इज द नेट वर्क ट्रांसफर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Q12 माइनस Q34 इज इक्वल टू W23 माइनस W41। तो ये हो गया, 4 प्रोसेस हो गए, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। 1 2 इज जो साइकिल स्टार्ट होगी वो हीट एडिशन से स्टार्ट होगी, 1 2 में हीट एडिशन होगा, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। 2 3 जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें है वर्क डन बाय द सिस्टम, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। 3 4 आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें भी जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर में या फिर सिंक में। फिर आएगा प्रोसेस 4 1, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब किसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, किसकी बात चल रही है, सिस्टम की बात चल रही है। ये जो तीसरा प्रोसेस है 3 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें सिस्टम से हीट रिजेक्ट तो होगी लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तभी तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। यहाँ पे सिस्टम से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा तभी तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, यहाँ पे सिस्टम की बात चल रही है। तो प्रोसेस 4 1 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें वर्क डन होगा सिस्टम के ऊपर, एक्सटर्नल वर्क प्रोड्यूस। ठीक है, तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। देखिए पीवी डायग्राम में क्या होगा, पीवी डायग्राम में क्या है इसके, पहला प्रोसेस 1 2, पीवी डायग्राम पे ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, दिस प्रोसेस इज कॉन्स्ट 1 2 प्रोसेस कौन सा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, दिस इज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। 2 3 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। 3 4 is again isothermal process and 4 1 is reversible adiabatic process। तो दो आइसोथर्मल, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, ये कैसे हैं आइसोथर्मल, और ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस ये कैसे हैं एडियाबैटिक। तो ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसको अगर Q1 मान लेते हैं, तो Q1 हीट ट्रांसफर हो रहा है साइकिल में या सिस्टम में, और दूसरे आइसोथर्मल प्रोसेस 3 4 में हीट ट्रांसफर हो रहा है आउट ऑफ द सिस्टम, तो इसको हम Q2 मान लेते हैं। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एंटर हुआ, इसको Q1 भी लिख सकते हैं और Q12 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 प्रोसेस में। इसको Q2 भी दे सकते हैं और Q3 4 भी दे सकते हैं क्योंकि 3 4 प्रोसेस में, बट हीट रिजेक्टेड है तो निगेटिव रहेगी। उसी तरह से इसको हम मान लेते हैं W यहाँ पे एंटर कर रहा है, ये निगेटिव होगा, यहाँ पे W41, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है 2 3। तो दिस इज द कार्नोट साइकिल। अब इस साइकिल के ऊपर अगर हम कोई इंजन बनाते हैं या फिर जो इंजन इस साइकिल पे वर्क कर रहा है वो कैसा होगा। हम बात कर रहे थे इस एक ऐसी साइकिल की जो कि एक ऐसे इंजन की जो कि साइकिल में ऑपरेट करे। देखिए हमने क्या बात कर रहे थे, एक ऐसा इंजन या एक ऐसा डिवाइस जो कि साइकिल में ऑपरेट करते हुए हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट को एंटर करे, वर्क में प्रोड्यूस करे उसको, और बाकी की जो बची हुई हीट है उसको बाहर निकाले। तो ऐसा एक डिवाइस हम कार्नोट साइकिल के ऊपर बनाते हैं। कैसे होगा कार्नोट साइकिल के ऊपर एक ऐसा डिवाइस, देखिए ये जो हाई टेम्परेचर सोर्स है T1, इसको हमने सोर्स को ऐसे रहने दिया, जो सिंक है उसको सिंक को ऐसे रहने दिया। अब ये जो अंदर की गाथा है जिसको हम शॉर्ट में एक हीट इंजन लिख रहे थे, ये कैसे काम करेगा एक साइकिल में। देखिए पहले क्या होगा, जो डिवाइस है, ये जो इंजन है, उसमें जरूरी नहीं है कि उसका एक ही कंपोनेंट हो, उसमें और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। और जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो किसी डिवाइस को नहीं हो रहा है, वो एक वर्किंग फ्लूइड को होता है। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, जो साइकिल में ऑपरेट करता है, जो साइकिल में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है। वो एयर हो सकता है, वो आपके जो ये एग्जॉस्ट गैसेस हो सकती हैं, वो आपका वाटर हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वर्किंग फ्लूइड है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक कंसीडर कर रहे हैं कुछ भी वर्किंग फ्लूइड हो सकता है, सपोज वाटर है, लेकिन स्टीम साइकिल को कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, यहाँ पे वाटर रहेगा और वो हाई टेम्परेचर
सोर्स से हीट को यहाँ पे एंटर कराएगा यहाँ पे, और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट प्रोसेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर होगी, उसके बाद जो स्टीम है वो जाएगी एक एक्सपेंशन डिवाइस में। कोई एक्सपेंशन डिवाइस कुछ भी हो सकता है, सपोज कोई टरबाइन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो एक एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगी जिसमें उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन होंगे, और वहां पे हमें क्या मिलेगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। तो दूसरा प्रोसेस, और ये कैसा रहेगा, आइसेंट्रोपिक रहेगा। दूसरा प्रोसेस क्या था, रिवर्सिबल, सॉरी कैसा रहेगा, एडियाबैटिक रहेगा। दूसरा प्रोसेस क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद वो स्टीम जो है उसका टेम्परेचर प्रेशर डाउन हो जाएगा, उसके बाद वो जाएगी एक दूसरे हीट एक्सचेंजर में जहां से उसकी हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिमूव हो जाएगी एक सिंक को। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो गया। दिस प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद अगर वो स्टीम रही तो स्टीम, अगर वाटर में कन्वर्ट हो गई हीट ट्रांसफर के बाद तो वाटर, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी अपनी हीट यहाँ को देके कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसके बाद वो जाएगी एक कंप्रेशन डिवाइस में, या तो वो पंप हो सकता है या कंप्रेसर हो सकता है। तो वहां पे उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा जिससे उसका प्रेशर राइज होगा और टेम्परेचर भी राइज होगा। ठीक है, तो इन दो प्रोसेस में यहाँ पे इसमें जब हम वर्क प्रोड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पे जब वर्क आउटपुट मिलेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन इन प्रोसेस में ये वाले जो प्रोसेस है और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हीट ऐड हो रही है और हीट रिजेक्ट हो रही है, वो आइसोथर्मल रहेंगे, उसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका टेम्परेचर राइज होने के बाद में, सॉरी हाँ, टेम्परेचर राइज होने के बाद में वो जाएगा फिर से हीट एक्सचेंजर में और उसमें हीट ऐड होती रहेगी। तो इस तरह से जो वर्किंग फ्लूइड है वो साइकिल में ऑपरेट करता रहेगा। और ये जो पूरा इस चारों डिवाइस, चारों कंपोनेंट को मिला के ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, एक हीट इंजन बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे हीट इंजन। और अगर हम इसका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, दैट हीट इंजन, ये जो HE लिखा है ना इसमें, यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर के लिए लिखा है। तो ये जो पूरे का पूरा कंबाइंड है वो एक हीट इंजन बन जाएगा। तो हीट इंजन क्या कर रहा है, यहाँ से इस हाई टेम्परेचर सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर को Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वर्क प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, देखिए ये जो है WT, ये जो एक एक्सपेंशन डिवाइस है, यहाँ पे वर्क मिल रहा है हमें, सपोज के WT, और ये एक कंप्रेशन डिवाइस है, यहाँ पे जो वर्क हम इनपुट दे रहे हैं तो वो निगेटिव रहेगा, वो हो जाएगा सपोज WP। तो अब इसका जो नेट है वो कितना आएगा, W नेट। तो W नेट कितना हो जाएगा, W नेट विल बी WT माइनस WP। तो कंबाइंड इफेक्ट कितना है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने हाई टेम्परेचर सोर्स से लिया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दिया, और W नेट वर्क प्रोड्यूस किया। तो उसी को हम इस तरह से बनाते हैं शॉर्ट में। हम ये सारी चीजें इसको अंदर में डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि डिटेल में अलग अलग टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। तो जैसे हमने कार्नोट साइकिल के लिए इसको बनाया तो हमें प्रोसेस यहाँ पे पता थे, ये वाला आइसोथर्मल रहेगा, ये वाला एडियाबैटिक रहेगा, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। लेकिन हम उसके उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि एक हीट इंजन, सिर्फ एक सिंपल सा एक हीट इंजन, ठीक है, एक सिंपल सा हीट इंजन जो कि एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है, एक हाई टेम्परेचर सोर्स से वो हीट को ले रहा है, और उसके बाद में एक हाई टेम्परेचर सोर्स से वो हीट को ले रहा है, और फिर वहां से लो टेम्परेचर सोर्स को हीट रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेट वर्क आउटपुट दे रहा है। नेट वर्क आउटपुट यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो वो नेट वर्क आउटपुट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क डन बाय द सिस्टम ही हो पूरी साइकिल में, हो सकता है किसी जगह पे वर्क डन ऑन द सिस्टम भी रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट वर्क। ये जो वर्क प्रोड्यूस करता है दैट इज W नेट। तो इस तरह से कोई भी जो डिवाइस है वो एक साइकिल में ऑपरेट कर सकता है। उसमें अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं उस इंजन के, ठीक है। लेकिन उसका जो नेट इफेक्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो एक हीट ट्रांसफर कर रहा है हाई टेम्परेचर सोर्स से, हीट रिजेक्ट कर रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, और नेट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंड ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। तो इस तरह से कोई डिवाइस जो है वो साइकिल में ऑपरेट करते हुए काम कर सकता है। तो दैट इज अ कार्नोट हीट इंजन। अब यहाँ पे हमने इस इंजन को कार्नोट साइकिल पे बेस्ड बनाया, इसलिए हम इसको इतना अंदर तक एनालाइज कर पाए, क्योंकि कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हम इसको बना रहे हैं। तो ये जो इंजन होगा वो, उसमें हमें प्रोसेस जो थे वो पता थे, कौन से टाइम पे कहाँ पे कौन सा डिवाइस हमें यूज करना है, कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, कौन सा प्रोसेस यूज करना है। तो इसीलिए हम इसको इलेबोरेट करके इसको ओपनली इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी साइकिल की बात नहीं करते तो फिर हम एक जनरल लिखते हैं, एक
हाई टेम्परेचर सोर्स और एक लो टेम्परेचर सोर्स के बीच में एक इंजन कैसे काम करता है। तो दैट इज द कार्नोट हीट इंजन। तो अगर कार्नोट हीट इंजन होगा तो वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिवर्स कार्नोट हीट इंजन। अगर रिवर्स कार्नोट हीट इंजन होगा तो वो कैसे काम करेगा। रिवर्स मतलब हीट इंजन का जो रिवर्स हमने देखा, आइदर रेफ्रिजरेटर हो सकता है और हीट पंप हो सकता है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिवर्स कार्नोट हीट इंजन। मतलब अगर इस साइकिल को हम उल्टा कर दें, अभी ये जो साइकिल थी वो कैसे चल रही थी, इस तरीके से क्लॉकवाइज। अब ये साइकिल को हम उल्टा कर देते हैं, अब ये चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रही थी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं वो पावर प्रोड्यूसिंग मशीन्स होती हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स होती हैं वो पावर कंज्यूमिंग मशीन्स होती हैं। तो इसमें जो वर्क होगा वो कंज्यूम होगा, ठीक है। तो किस तरीके की साइकिल होगी, देखिए लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर करेगा हाई टेम्परेचर पे, और नेट वर्क इसको हमें देना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे हम वर्क दे रहे हो और हो सकता है कि वर्क प्रोड्यूस भी कर रहा हो, लेकिन जो नेट रहेगा वो निगेटिव रहेगा, मतलब नेट जो रहेगा वो सिस्टम के ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। यहाँ से ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब ये जो साइकिल है वो ऐसे नहीं चलेगी क्लॉकवाइज, अब ये साइकिल जो ऐसे चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये जाएगा एक कंप्रेशन में। एक यहाँ पे की एक ऐसी मशीन होगी जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, या टेम्परेचर ना भी करे प्रेशर इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे दूसरे हीट एक्सचेंजर पे, यहाँ से ये हीट ट्रांसफर कर देगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को। उसके बाद एक एक्सपेंशन मशीन होगी, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन इन दोनों का जो नेट रहेगा वो यहाँ पे कंप्रेशन में ज्यादा होगा, एक्सपेंशन में कम होगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेट इफेक्ट आएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वहां पे नेट इफेक्ट आ रहा था वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस तरीके की कोई रिवर्स कार्नोट हीट इंजन जो है वो इस तरीके से काम करेगा। और वो काम क्या करेगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, सम वर्क की हेल्प से इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में भेज देगा। तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे रिवर्स कार्नोट हीट इंजन के केस में इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो दैट इज द रिवर्स कार्नोट हीट इंजन और हीट कार्नोट हीट इंजन, जो कि बेस्ड हो सकते हैं कार्नोट साइकिल के ऊपर, ठीक है।